पॉलिटिकल साइंस, संप्रभुता, सोवरनिटी, जिसमें एकत्ववादी, मोनेस्टिक, बहुलवादी, प्लूरलिस्टिक और दार्शनिक सिद्धांत, फिलॉसफिकल थ्योरी देखेंगे। संप्रभुता। संप्रभुता का आंग्ल पर्यायवाची सोवरनिटी शब्द लैटिन शब्द सुपर तथा एनस से लिया गया है, जिसका अर्थ उस भाषा में सर्वोच्च शक्ति होता है। शब्द की व्युत्पत्ति द्वारा स्पष्ट संप्रभुता के इसी अर्थ को वर्तमान समय में भी स्वीकार किया जाता है, लेकिन इस प्रकार का अस्पष्ट होते हुए भी राजनीति विज्ञान के विभिन्न विद्वानों ने संप्रभुता के संबंध में विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं और ब्राइस के शब्दों में कहा जा सकता है कि संप्रभुता का प्रश्न राजनीति विज्ञान के सर्वाधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक है। जीन बेदा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश ना हो। बार्गेस के अनुसार यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन व उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक, निरपेक्ष व असीमित शक्ति है। बार्गेस के अनुसार यह व्यक्तिगत रूप से प्रजाजन व उनके समुदायों के ऊपर प्राप्त राज्य की मौलिक, निरपेक्ष व असीमित शक्ति है। बिलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। ग्रेसियस के अनुसार संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कृत्य अन्य किसी पर आश्रित ना हो और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन ना किया जा सकता हो। संप्रभुता के प्रकार। आंतरिक संप्रभुता तथा बाह्य संप्रभुता दो प्रकार के होते हैं। राज्य अपने निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले संप्रभुता और रहने वाले सभी व्यक्तियों और निश्चित क्षेत्र में स्थित सभी समुदायों और संगठनों को किसी भी प्रकार की आज्ञा दे सकता है तथा शक्ति के आधार पर आज्ञाओं को मनवा सकता है। यही आंतरिक संप्रभुता है। जब कोई राज्य अपने निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों को किसी प्रकार की आज्ञा दे सकता है अथवा उसे उस आज्ञा को मनवा भी सकता है तो इसे आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। बाह्य संप्रभुता। राज्य किसी भी बाहरी सत्ता के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से स्वतंत्र हो तो इसे बाह्य स्वतंत्रता कहते हैं। गार्नर के अनुसार आधुनिक राज्य प्रभुत्व संपन्न राज्य होता है, अतः वह अपने राज्य के संबंधों के विषय में स्वतंत्र होता है। वह उसके संबंध में अपनी इच्छा को किसी बाहरी शक्ति से प्रभावित हुए बिना व्यक्त कर सकता है। संप्रभुता के प्रमुख लक्षण। पहला है निरंकुशता, दूसरा है मौलिकता, तीसरा है सर्वव्यापकता, चौथा है अस्थायित्व, पांचवा है अपृथक्करणीयता, छठा है अनन्यता, सातवां है अविभाज्यता। अनन्यता को एक्सक्लूसिवनेस इंग्लिश में कहते हैं। एकलवादी संप्रभुता या मोनेस्टिक सोवरनिटी, इसे हम ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत भी कहते हैं। जॉन ऑस्टिन 1790 से 1859 में इंग्लैंड का विधान शास्त्री था, जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान में संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कानून के संबंध में ऑस्टिन का विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है और अपने इसी विचार के आधार पर ऑस्टिन ने संप्रभुता की धारणा का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा का पालन करने के लिए अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन करा सकता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति
प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह उस समाज का उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है तथा वह समाज उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। मोनेस्टिक या एकत्ववादी संप्रभुता की विशेषता। इसमें पहली विशेषता है प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में आवश्यक रूप में कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। संप्रभुता किसी मानव या मानव समूह के रूप में हो सकती है। तीसरा, इन निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ की शक्ति असीमित और अपरिमित होती है जिसकी कोई परिमा न की जा सके। चौथा है प्रभुत्व शक्ति का आदेश कानून है और इस आदेश को अवहेलना करने वाला दंड का भागी होता है। अवहेलना करने वाला व्यक्ति दंड का भागी होता है। पांचवा है सर्वोच्च प्रभुता की शक्ति अखंडित होती है। सोवरेनिटी इज इम्पार्शियल, मतलब इसे खंडित नहीं की जा सकती है। इसकी आलोचना। पहली आलोचना है समाज में ऑस्टिन के जनश्रेष्ठ को खोज पाना कठिन है। ऑस्टिन के द्वारा जिस प्रकार के निश्चित संप्रभुता की व्याख्या की गई व्यवहार में उसे खोज पाना अत्यंत कठिन है। सर हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक अर्ली इंस्टीट्यूशन में लिखा है कि इतिहास में इस प्रकार के निश्चित जनश्रेष्ठ के उदाहरण नहीं मिलते। उनके अनुसार पूर्व में अनेक साम्राज्यों में ऐसी कोई चीज़ नहीं रही जिसे निश्चित उच्चतर सत्ता कहा जा सके। मध्ययुग में भी यह निश्चित करना कठिन था कि संप्रभु समाज है या राज्य। सामंती युग में सामंतों की शक्ति बढ़ी हुई होने के कारण वास्तविक संप्रभु का पता लगाना कठिन था और वर्तमान समय में अमेरिका आदि देशों में संविधानों में संप्रभुता का निश्चित करना कठिन है। यह लोक प्रभुता की अवहेलना करता है। इस सिद्धांत का यह प्रतिपादन की संप्रभु कोई निश्चित शक्ति होती है लोक प्रभुता की इस मान्यता के विपरीत है। प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित होती है तथा लोकमत या जनता की इच्छा ही राज्य में सर्वोपरि है। वस्तुतः ऑस्टिन की कल्पना के वैधानिक प्रभु को मानने का परिणाम यह होगा कि हमें लोक प्रभुता और राजनीतिक प्रभुता दोनों ही अस्वीकार करनी होगी। चौथी आलोचना कानून प्रभुत्व सत्ताधारी का आदेश मात्र नहीं है। ऑस्टिन के सिद्धांत का यह प्रतिपादन है कि संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं त्रुटिपूर्ण है। इसके साथ साथ परंपरागत प्रथाएं और न्याय संबंधी निर्णय, वैधानिक टीकाओं और औचित्य पर आधारित राजकीय व्यवस्थापन भी कानून के स्रोत के रूप में कार्य करता है। चौथा, ऑस्टिन का यह कथन गलत है कि संप्रभुता अविभाज्य है। ऑस्टिन संप्रभुता की अविभाज्यता का प्रतिपादन करता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से संप्रभुता की अविभाज्यता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में कर्तव्यों का बंटवारा होता है और कर्तव्यों के बंटवारे से स्पष्ट है कि संप्रभुता विभाजित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में संघात्मक राज्यों के अंतर्गत तो संप्रभुता आवश्यक रूप से विभाजित होती है। शक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में शक्ति को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। ऑस्टिन की धारणा से प्रतीत होता है कि उच्च सत्ता अपने सिद्धांत का पालन शक्ति के आधार पर ही करवाती है, परंतु वास्तविकता यह नहीं कि जनता के द्वारा जो पालन किया जाता है उसमें जनता का ही कल्याण हो। छठा, संप्रभुता असीमित नहीं है। राज्य अपने समस्त स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी मामलों में वह अन्य राज्यों के अधिकारों से और आंतरिक क्षेत्र में स्वयं की प्रकृति तथा अपने सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों से सीमित है। संप्रभुता निश्चित नहीं होती, यह समय समय पर परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। बहुलवाद या प्लूरलिज्म। राज्य की यह शक्ति मौलिक, अस्थायी, सर्वव्यापी अथवा अविभाज्य होती है और मानव जाति के सभी पहलुओं का
नियमन और नियंत्रण राज्य के द्वारा ही किया जाता है। संप्रभुता की अद्वैतवादिता की इस धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद या बहुसमुदायवाद कहते हैं। इस प्रकार बहुलवाद को संप्रभुता की अद्वैतवादी धारणा के विरुद्ध एक ऐसी प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो यद्यपि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना चाहती है किंतु राज्य की संप्रभुता का अंत करना श्रेयकर मानती है। लिंडसे के अनुसार यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का अंत हो चुका है। बार्कर के अनुसार कोई भी राजनीतिक सिद्धांत इतना निष्फल नहीं हुआ जितना कि प्रभुत्व संपन्न राज्य का सिद्धांत निष्फल हुआ। लास्की के शब्दों में समाज के ढांचे को पूर्ण होने के लिए उसे संघात्मक होना चाहिए। बहुलवाद के प्रमुख सिद्धांत। राजनीतिक बहुलवाद वह मत है और सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज में एक संप्रभुता संपन्न सर्वोच्च सत्ताधारी राजा के स्थान पर अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र व राज्य के समकक्ष अनेक समुदायों के अस्तित्व का प्रतिपादन किया जाता है। इसमें पहला सिद्धांत है राज्य केवल एक समुदाय है। आदर्शवादियों की भांति बहुलवादी राज्य को भी सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान तथा नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनके अनुमान से तो समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर राज्य अन्य समुदायों की भांति ही एक समुदाय के अतिरिक्त कुछ नहीं। मैटलैंड के अनुसार राज्य भी इन्हीं समुदायों में से एक है। राज्य केवल एक समुदाय है। आदर्शवादियों की भांति बहुलवादी भी राज्य को सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान तथा नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनके अनुमान से तो राज्य तो समाज की वर्तमान स्थिति और रचना के आधार पर राज्य अन्य समुदायों की भांति ही एक समुदाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बहुलवादी राज्य और समाज में अंतर करते हैं। राज्य एक ऐसा संगठन है जिसे समाज का समकालीन या समविचार वाला नहीं कहा जा सकता। राज्य का निर्माण समाज के अंतर्गत एक निश्चित व्यवस्था के रूप में कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया है। बहुलवादी नियंत्रित राजसत्ता में विश्वास रखते हैं। राज्य सर्वसत्तावान नहीं है क्योंकि वह बाहरी क्षेत्र में अन्य राज्यों के अधिकारों से सीमित है और आंतरिक क्षेत्र में वह स्वयं अपनी प्रकृति तथा अपने नागरिकों के अधिकारों से सीमित है। बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। बहुलवादी संप्रभुता के परंपरागत प्रतिपादकों के विपरीत कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। क्रैब के शब्दों में राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। क्रैब के शब्दों में कहा जा सकता है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। बहुलवाद के अनुसार कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च होते हैं। इसके अंतर्गत बहुलवादी संप्रभुता के परंपरागत प्रतिपादकों के विपरीत कानून को राज्य से स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। पांचवा है बहुलवाद विकेंद्रीकरण में विश्वास रखते हैं। ये सेंट्रलाइजेशन नहीं होने देना चाहते हैं। बहुलवादी के विचार से राज्य को चाहिए कि अपनी केंद्रीय सत्ता को व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर विकेंद्रित करके अन्य समुदायों में विभाजित कर दे और इस प्रकार एक संघात्मक सामाजिक संगठन की स्थापना की जाए। इसकी आलोचना समाज में अराजकता का खतरा बढ़ा देता है। दूसरा समाज को तोड़ने का कार्य करता है। राज्य का नियंत्रण आवश्यक है। काल्पनिक संप्रभु पर आक्रमण करता है। यह अंतर्विरोधों का विरोधी है। देशभक्ति का विरोधी। कानून संबंधी अवधारणा इसकी गलत है। अंतर्राष्ट्रीय का आकलन गलत है। धन्यवाद।